नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका मैनेट ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस सेशन। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जब भी मैं ये नाम सुनता हूं तो एकदम मुझसे मन प्रफुल्लित हो जाता है कि वाह क्या अच्छा नाम है, कितना अच्छा एग्जाम है। और इसी अच्छे नाम, इसी अच्छे एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं। कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है सैट का स्टेज 1 का मैथ्स, जिसमें हम कर रहे हैं हमारा सेकंड टॉपिक कवर जिसका नाम है बेसिक ऑपरेशंस ऑन अर्थमेटिक, जिसको काफी किताबों में या काफी जिसे हम प्राइवेट पब्लिकेशन जिन्हें कहते हैं, जिनका नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि नहीं लेना चाहिए, गलत बात है। तो भाई ऐसी पब्लिकेशंस में कुछ जगह पे इसको कमर्शियल मैथमेटिक्स भी कहा गया है, कुछ जगह पे बेसिक ऑपरेशंस के नाम से होता है। तो टॉपिक वही रहते हैं, बस थोड़ा सा नाम अलग अलग हो जाता है। तो कृपया टॉपिक को आप कंटेंट के हिसाब से पढ़ें, टाइटल के हिसाब से नहीं। ये हमारा इस सेशन का देखा जाए तो चौथा कॉन्सेप्ट वीडियो है। और इस कॉन्सेप्ट वीडियो के पहले आपने डीपीक्यू शीट देखी होगी जो कि आपको सॉल्व करनी है। यदि आपने डीपीक्यू सॉल्व नहीं की है तो प्लीज पिछले सेशन की डीपीक्यू सॉल्व कर लीजिए, जहां पे आपको 8 या 10 क्वेश्चंस का सेट मिलता है जो कि आपको सॉल्व करने, और सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, हमारे पास उसके सॉल्यूशंस भी हैं तो वो भी आपको मिल जाते हैं। आपको वहां से आप आंसर अपने वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमने सारी व्यवस्था आपके लिए करके रखी, बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो डीपीक्यू सॉल्व अगर नहीं कर रहे हो तो गलत बात है, डीपीक्यू सॉल्व करो ताकि अच्छे से आप एग्जाम को अपने निकाल पाए। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा, कॉन्सेप्ट का नाम है हमारे बेसिक ऑपरेशंस ऑन अर्थमेटिक, और उसका हम करेंगे कौन सा वाला पार्ट, ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हमारे, उसमें लेवल 1 क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट हम पहले रिलीज कर चुके हैं जो कि लेवल 1 क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। ठीक है, जहां पे हमने अराउंड 20-25 सवाल सॉल्व किए और काफी अच्छे से कोशिश की है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ताकि उन 20 सवालों को सॉल्व करके आप आने वाले 30, 50, 100 सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकें, कहीं भी कठिनाई नहीं आए आपको। यहां पे हम हमारा सिलसिला शुरू करेंगे। हम सवाल क्रमांक 23 से सवाल क्रमांक 22 तक हम वहां कर चुके हैं। तो हमारा पहला सवाल जो आ रहा है सवाल क्रमांक 23, वो क्या बोल रहा है आपसे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एन आवर इज 2 मिनट। एक घंटे का कितना परसेंट, कितना प्रतिशत होता है 2 मिनट। भाई एक घंटे में, सर एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, पहले तो हमें यह बात करनी पड़ेगी। तो एक घंटे में 60 मिनट। जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो आप भाई हिरण का, शेर से, हाथी का हाथी से करेंगे। आप चूहे का कंपैरिजन हाथी से करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। यहां पे भी आप आवर का कंपैरिजन मिनट से करेंगे तो उसका भी कोई सेंस नहीं है। भाई कंपैरिजन सेम चीजों के बीच होता है तो 2 और 60 के बीच में होगा कंपैरिजन, और यहां हो जाएगा इनटू 100। अब आपने मिनट को मिनट से कंपेयर किया है तो आसान हो जाएगा आपके लिए। 0 से 0, 2 3 आपको मिलेगा कितना, 10/3%, जिसको जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 3.3 बार%। ये क्या होता है सर, डेसिमल के बाद वो जो 3 है वो रिपीट होता रहेगा, और रिपीटेशन वाली वैल्यूज को हम आलस्य के मारे ज्यादा न लिखने के लिए एक साइन बनाया हमने जो कि होता है बार, जो कि ऊपर लग जाता है और हमें बताता है कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है। कंप्यूटर जी से आग्रह, कृपया हमारा जवाब वेरीफाई कर दीजिए। ऑप्शन बी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी सही है। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10% ऑफ अ ईयर। ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं, क्योंकि देखो आपके आंसर डेज में है, तो एक साल 1 ईयर हैज हाउ मेनी डेज सर, 365 डेज। ठीक है, इसका निकालना है आपको कितना सर, इसका हमें निकालना है 10%। तो 10% होगा भाई 10/100, ऐसे ही निकालते हैं हम परसेंटेज, इंटू 365 है ना। यस सर, अब ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसल, डेसिमल, तो आपका आंसर 36.5 डेज। आसान प्रश्न, उससे भी आसान जवाब, ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए। कंप्यूटर जी से आग्रह है कृपया जवाब वेरीफाई कर दें। उनका आंसर भी आया ऑप्शन सी, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। फटाफट हमने 2 सवाल सॉल्व कर लिए, हमें पता भी नहीं चला क्योंकि सवाल बहुत आसान थे और बेसिक थे। चलिए, रहीम गेट 73% मार्क्स एंड गॉट 135 मोर देन रीता हु गॉट 58% मार्क्स। देखो क्या है, अब 2 लोग की कहानी है, कौन, रहीम और रीटा। ठीक है, अब भाई रहीम को मिले हैं 73% मार्क्स, ठीक है, और रीटा को मिले हैं 58% मार्क्स। तो ये हो गया परसेंटेज के मामले में दोनों की जानकारी। ठीक है, अब जब आप इनको, इनके मार्क्स, मतलब जो असल मार्क्स हैं, जो एक्चुअल क्वांटिटी है,
उसमें कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई रहीम को रीटा से 135 मार्क्स ज्यादा मिले। अर्थात अगर रीटा को मिले हैं मान लीजिए x मार्क्स, तो रहीम को कितने ज्यादा मिले, 135 मोर, तो रहीम को मिले x प्लस 135। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि जब आप रहीम और रीटा के मार्क्स के बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, आपका उत्तर आएगा 135। क्या आपको ये समझ में आया? दोनों तरीके से, ठीक है। रीटा के मार्क्स रहीम के मार्क्स से जब कंपेयर किए तो रहीम को 135 ज्यादा मिले तो ऐड हो गया। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि रहीम के मार्क्स और रीटा के मार्क्स को माइनस करेंगे तो 135 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का गैप कितना है, 135। तो अब ये हो गया असल मार्क्स में। अब जब आप परसेंटेज में करेंगे तो भाई 73% ऑफ एक्स, यहां पे एक्स क्या है सर, यहां पे एक्स है टोटल मार्क्स, ठीक है। क्योंकि भाई परसेंटेज निकालते कैसे हो सर, परसेंटेज होता है कि भाई 73% ऑफ टोटल है ना, और माइनस किया 58% ऑफ टोटल, तो गैप आया 135। अच्छा मुझे बताएंगे 73% मार्क्स आए कैसे होंगे, कैसे कैलकुलेट किया होगा? सर मार्क्स निकालने का सिंपल फंडा है, कितने मार्क्स आए अपॉन टोटल इनटू 100, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हैं कि 73% मार्क्स है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि टोटल में से मेरे 73% मार्क्स है। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर था तो मेरे 73 मार्क्स है, अगर 200 का था तो मेरे शायद 146 मार्क्स थे, 300 का होगा तो शायद कुछ और मार्क्स आएंगे, कुछ इस तरीके से। चलिए कैसे निकालेंगे, हम टोटल को मान लेते हैं टी, ठीक है। तो 73% ऑफ टी, तो यहां पे हो जाएगा इंटू टी, माइनस 58% ऑफ टी, टी मतलब टोटल, दोनों को माइनस करने पे हमें मिलेगा 135। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? जी सर। आपने इनको माइनस किया तो भाई 73 में से 58 गया तो 8, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। 15t इक्वल्स टू 135। अच्छा ये जो नीचे है अपॉन 100, इसको साइड चेंज करेंगे तो यहां आ जाएगा। जी सर, यहां था डिवीजन में, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाके वहां क्या कर देगा, 135 और 00 कर देगा, तो t की वैल्यू होगी 135 अपॉन 15, दैट इज 900। मतलब कितने मार्क्स का पेपर था सर, 900 मार्क्स का पेपर था, जिसमें से रहीम को मिले 73%, रीटा को मिले 58%, और दोनों का गैप आया माइनस करने पे 135। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान सा सवाल, आसान सा जवाब, कंप्यूटर जी से थोड़ा सा सहयोग, उनके हिसाब से ऑप्शन ए सही है, हमारा भी ऑप्शन ए सही था। हरी बत्ती की वहां पे जली है लाइट, हमारे मन में खुशी की लहर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 26, ठीक है। सर अ मैन्स सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 10%। एक व्यक्ति है, एक भाई साहब है, उनकी सैलरी कितनी बढ़ी है, 10% बढ़ गई है, ठीक है। इन ऑर्डर टू हैव हिज सैलरी बैक, ठीक है, टू द ओरिजिनल अमाउंट इट मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय कितने परसेंट, बाय x%, देन वैल्यू ऑफ x, मतलब कितने परसेंट से कम होनी चाहिए। कहानी समझो, एक आदमी है जिसकी सैलरी बढ़ा दी गई, ठीक है। अब सैलरी बढ़ने के बाद वो आदमी थोड़ा ज्यादा खुश हो गया और उसने जाके क्या किया, अपने जाके बॉस को एक मतलब ऐसे प्यार से झप्पी दे दी कि आपने मेरी सैलरी बढ़ाई, धन्यवाद धन्यवाद। बॉस को आ गया गुस्सा कि भाई मुझे झप्पी कैसे दी, मैं तो बॉस हूं। तो भाई झप्पी देने के चक्कर में उसकी सैलरी बोला तुम्हारी सैलरी मैं वापस कम कर रहा हूं, ठीक है। तो अब भाई कितने परसेंट से कम करनी है? सर सिंपल है, 10% से बढ़ाई थी, 10% से कम कर दो, बराबर वापस लेवल पे आ जाएगा। अब यहां ध्यान दो, उदाहरण के तौर पे उसकी सैलरी थी 100 रुपए, उदाहरण के तौर पे अगर 10% बढ़ाई तो सैलरी कितनी बढ़ेगी? सर 100 का 10% होगा 10 रुपए, तो 110 रुपए हो जाएगी उसकी नई सैलरी। जैसे ही उसने 110 रुपए देके अपने बॉस को जाके दी झप्पी, उसको मिला एक अच्छा सा जवाब कि मैं तुम्हारी सैलरी वापस कम कर रहा हूं या कर रही हूं। तो भाई 110 का, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सर जितने से बढ़ाई थी उतने से कम कर दो, भाई 10% से बढ़ाई थी, अगर मैं इसको 10% से कम करूं तो कितनी माइनस करनी पड़ेगी? सर 11, तो मतलब 99 रुपए हो जाएगी। क्या आप जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आ गए? नहीं सर, मतलब जितने से बढ़ाई थी उतने से कम नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि उतने से यदि आप कम करेंगे तो आपकी सैलरी पुराने लेवल से और कम हो जाएगी। तो भी 100 रुपए की बात थी, मान लो सैलरी 500, 1000, 1500, 2000 कुछ होती तो ये गैप और ज्यादा हो जाता। इसीलिए जितनी दर से बढ़ाई थी उतनी दर से कम नहीं कर सकते।
चलिए अब यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि सैलरी बढ़ी कितनी रुपए से थी सर 10 रुपए से, ठीक है। तो भाई 10 रुपए से सैलरी बढ़ी थी, 10 ही रुपए से सैलरी कम करनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, कितने से कम करनी है, 10 रुपए से कम करनी है। किस पे 10 रुपए से कम करनी है, तो आपका बेस अब क्या हो जाएगा, नया बेस हो जाएगा 110 रुपए, ठीक है। और इंटू कर दोगे 100 ताकि इसको परसेंटेज में काम कंप्लीट कर सको, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां पे 0 तो यह आएगा 11 9 सा 99, 9 1/11% हो जाएगा आपका आंसर। क्या आपको यह समझ में आया, दोनों में डिफरेंस, जितने से बढ़ाई उतने से कम कर दोगे तो ओरिजिनल से नीचे आ जाओगे। तो इसीलिए जितने अमाउंट से बढ़ी उतना अमाउंट, जो नया अमाउंट है वो उनका परसेंटेज कैलकुलेशन करके, मतलब अगर आप 110 का 9.11% कम करेंगे तो आपको वापस आपकी ओरिजिनल सैलरी मिल जाएगी। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, अक्सर इसको लोग कैसे करते हैं सर, वैल्यू ले लेते हैं, इसको x मान लिया, 10% ऑफ x तो x + 10 टोटल आ गया 11x/10। थोड़ी मेहनत है वहां पे, लेकिन ऐसे अगर आप एग्जांपल लेके करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। जो दूसरा मेथड में बोल रहा हूं वो कुछ इस प्रकार है कि ओरिजिनल सैलरी को मान लिया x, इंक्रीज हुआ 10%, तो मतलब कितना होगा सर, 10/100 इंटू x अर्थात 1/10x। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे आपका जवाब आएगा 11/10x, ठीक है। तो भाई आपकी नई सैलरी हो गई 11/10x, चेंज हुआ था 1/10x अपॉन 11/10x, ये आपका चेंज, ये न्यू सैलरी, ठीक है, क्योंकि इसी को गिराना है, ठीक है, इनटू 100। ऐसा करोगे तो भी आपका जवाब आएगा 9 1/11, ठीक है। दोनों तरीके सेम है, यहाँ पे x लिया वहां पे वैल्यू ली, तो वहां पे कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे भी कट पिट के सब कुछ एक जैसा ही हो जाएगा। इन दी एंड आपका जवाब आएगा 1/11 इंटू 100 जो कि वहां पे आया था, ठीक है। चलिए स्क्रीन हो जाएगी क्लियर। एक बार कंप्यूटर जिसे मैच कर लेते हैं, उनका भी ऑप्शन डी सही है, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। वेरी गुड। अगला प्रश्न, सवाल क्रमांक 27। ए गेट्स 5000, जो ए है उसको 5000 रुपए मिले, 15% उसने किस पे खर्च किया, पढ़ाई पे खर्च किया, 28% खर्च किया गया घर पे, 10% उसने सरकार को टैक्स दिया। तो आपको बताना है उनकी सेविंग्स कितनी है। अब देखो टोटल थे 15,000, खर्चा कितना हो गया सर, 15%, 28% और 10%, जोड़ो कितना हो जाएगा सर, 8 5 13, ठीक है, 2 3 4 5, 53% उनका खर्च हो गया। अब देखो अगर आपकी पूरी सैलरी को मान लिया जाए 100%, क्यों भाई, क्योंकि सर वो पूरी है तो वो 100% है, उसमें से कितना आपने खर्च कर दिया सर, हमने कर दिया है 53%, तो आपने टोटल में से 53% को कर दिया माइनस, तो इसको हम एक्सपेंडिचर यदि लिख लें तो आपका जो बचा हुआ उसे आप क्या कहेंगे सर, जो बच गया उसे इंग्लिश में सेविंग्स कहा जाता है, बचत कहा जाता है। तो इनको जब आप माइनस करेंगे आपको मिलेगा 47%, मतलब अपनी सैलरी का 47% आदरणीय ए महोदय बचा पाए। तो ये तो हो गया परसेंट में। अब इसको करो राशि में कन्वर्ट, तो सर राशि में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा 47/100, मतलब 47% ऑफ 5000, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। शून्य से शून्य यहां पे भी कैंसिल, यहां पे भी कैंसिल। 47 इंटू 5 करोगे तो कितना मिलेगा सर, 7 5 35, 5 यहां 3 ऊपर, 5 4 20 23, तो 2350 रुपीज सेविंग्स हो गई हैं। ऑप्शन सी। क्या आपको ये बोला था कि ये निकालो कि स्टडी पे कितना, हाउस पे कितना, टैक्स पे कितना? नहीं सर, हमने वो नहीं निकाला। क्या हमें एक्सपेंडिचर पूछा था? नहीं सर, हमने वो भी नहीं निकाला। हमने केवल परसेंटेज से खेलते हुए सेविंग्स का परसेंटेज निकाला और इस परसेंटेज को फिर अपनी धन राशि में कन्वर्ट किया, और हमारा जवाब आ रहा है 2350। कंप्यूटर जी से आग्रह है कृपया एक बार देख के बताइए। उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन सी, मतलब हमने और कंप्यूटर जी ने सवाल को सही सॉल्व किया है। यहां पे हम क्लियर पे करेंगे बटन का प्रेस और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 28वां सवाल है ये। क्या बोल रहा है आपसे कि भाई रोहन और राज दो व्यक्ति हैं, उनकी सैलरी, उनकी पगार की बात हो रही है, यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है, उनके मानदेय की बात हो रही, जो भी आप कहें उसको हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। टुगेदर टू 35, अब रोहन राज हो सकता है दोनों एक ही घर में रहते होंगे, तो दोनों ने मिल के बताया कि भाई हमारी सैलरी है 3500 रुपए दोनों की मिला के, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं भाई रोहन की है x और राज की है y। क्या कोई समस्या इसमें? दोनों की मिला के है 3500, उसकी x उसकी y।
इफ दे स्पेंड 60 एंड 80% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सैलरी। क्या बोल रहा है कि भाई एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है सर 60%। किसका, तो मैं अच्छे से अगर कहानी लिखूं तो ये x ये y, ठीक है। आपकी टोटल सैलरी को हम क्या बोलते हैं सर, टोटल सैलरी मतलब कुल है तो उसको बोलेंगे 100, ऑब्वियस ही बात है परसेंट। इसमें से एक्सपेंडिचर कितना है दोनों का, सर दोनों का एक्सपेंडिचर है 60% और 80%। अच्छा एक बात बताइए, अगर टोटल सैलरी में से मैं एक्सपेंडिचर या खर्चे को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए सर, सेविंग्स मिलना चाहिए। कितनी सर, 100% में से 60% हो गया खर्चा तो बचे 40% और इन भाई साहब के बचे 20%। अब ये क्यों जरूरी, क्योंकि अगले सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 1:3, ठीक है। उनकी सेविंग्स का रेशियो 1:3। अब देखो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए गणित में एक से ज्यादा जानकारी चाहिए होती है, तो आपको यहां पे सेविंग्स का परसेंटेज मिल गया, यहां पे आपको मिल गया सेविंग्स का रेशियो, दोनों चीजें सेविंग्स के बारे में बात करें तो अब हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। देन देयर रिस्पेक्टिव सैलरीज आर, ठीक है। अब भाई किसकी है सेविंग्स, भाई ये x/y है तो x/y हो जाएगा 1/3 सेविंग्स का रेशियो। सेविंग्स के परसेंटेज से आपको क्या मिलेगा, भाई ये सेविंग कितनी है सर, ये 40% ऑफ x है। ये कितनी है सर, ये 60% ऑफ x, सॉरी कितनी है 20% ऑफ x। चलिए भाई दोनों x और y की सेविंग्स की बात कर रहे हैं, वहां भी सेविंग्स के रेशियो की बात हो रही है, तो ऊपर आएंगी x की सेविंग जो कि कितनी है सर 40% ऑफ द एंटायर सैलरी, पूरी सैलरी का 40% है सेविंग्स, ठीक है। और y के लिए पूरी सैलरी का 20% है सेविंग्स और इनका रेशियो आ रहा है 1:3। भाई पहली बात तो दोनों जगह पे 100 है तो हम कैंसिल कर देंगे, यहां पे नीचे y आएगा x नहीं, ठीक है। 20 और 40 हो जाएगा यहां पे कितना 2x, तो आपको क्या मिला कि भाई 2x/y इज इक्वल्स टू 1:1/3। क्या मिला आपको सर, हमें ये मिला कि x और y की जो सैलरी है उनका रेशियो है 1/6। ये कहां से आया सर, 2 यहां मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करेगा तो डिवीजन जाएगा नीचे, 3 × 2 करोगे तो आएगा 6। अब आपको उनकी सैलरी का रेशियो मिल गया कितना 1:6, मतलब अगर x की सैलरी है a तो y की सैलरी है 6a। क्यों भाई, रेशियो को आप जब फॉर्मूला में यूज करते हैं, जब आप मैथमेटिकली यूज करते हैं तो भाई रेशियो आता कैसे, देखो रेशियो में एक बात जो आपको समझनी है कि 1/6 जो रेशियो है वो कब कब आ सकता है सर, वो 2/12 में भी आ सकता है, वो 6/60 कितना ही सॉरी 6/36 में भी आ सकता है, 10/60 में भी आ सकता है। तो ये जो अलग अलग वैल्यूज हैं जिन पे आपको सेम ही रेशियो मिलेगा कितना 1/6, ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज आप रेशियो में अलग अलग वेरिएबल या फिर अलग अलग क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अभी आपको क्योंकि क्वांटिटी पता नहीं है इसलिए आपने ए लिखा है। और इन दोनों सैलरीज को जोड़ के क्या हो रहा है 3500 आ रहा है, जो कि हर बार की कहानी है, मतलब पूरे सवाल की कहानी वहीं से शुरू हो रही थी कि दोनों के सैलरी को जोड़ के आ रहा है 3500। तो हमने एक की सैलरी मान ली ए, दूसरे की हो गई रेशियो के हिसाब से 6a और दोनों को मिला के हो गया 3500। अब आपने कहा 7a इक्वल्स टू 3500, तो a की वैल्यू आएगी 3500 डिवाइड बाय 7, दैट इज 500 है x की सैलरी और 3000 है y की सैलरी। कितनी भाई, x की वैल्यू है 500 और y की वैल्यू है 3000, तभी रेशियो मेंटेन हो रहा है 1:6, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। क्या आपको ये समझ में आया जी सर, क्या कोई शंका मन में नहीं सर? क्या हम यहां पे देख सकते हैं हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन ए 500 और 3000 हमारा सही है, ऑप्शन ए हमने सही मार्क किया है। क्या आपको सवाल समझ में आया? देखो हर बार जरूरी नहीं कि आप हर जगह का अमाउंट निकालो सॉल्व करो, जितना हो सके परसेंटेज से खेल लो, फिर उसके बाद जो आपकी वैल्यूज हैं वो निकालो, तो आपका सवाल सॉल्व करने का तरीका आसान हो जाएगा। जितना परसेंटेज से खेलोगे, जितना यहीं पे निकालोगे वैल्यूज, उतना इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, उतने कम कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। चलिए यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 29 की तरफ। ये भी सैलरी के बारे में ही है। तो भाई ए और बी टुगेदर कितना है, तो ए और बी मिला के है 26,000, ठीक है। इफ दे स्पेंट 75% एंड 60% ऑफ देयर सैलरी, भाई ए कर रहा है 75% खर्चा और बी कर रहा है 60%, ठीक है। देयर सेविंग्स आर इक्वल, ठीक है, उनकी सेविंग्स बराबर हैं। तो भाई हमने मान लिया ये ए और बी की कहानी है, ठीक है।
दोनों की सैलरी को यदि मैं परसेंटेज में लिखूं तो भाई 100% मतलब पूरी पूरी सैलरी, ठीक है। और ये भाई साहब के एक्सपेंडिचर कितने, तो ए भाई साहब के हैं 75% और बी भाई साहब के हैं 60%। ये उनके सैलरी के रेशियो हो गए, ठीक है, एक्सपेंडिचर के परसेंटेज के हिसाब से। अच्छा, अगर इतना एक्सपेंडिचर है मतलब इतना खर्चा हो गया तो पैसे कितने बचे होंगे, वो कैसे निकालेंगे सर। 100% थी पूरी सैलरी, उसमें से 75% हो गया खर्चा, तो बचेंगे केवल 25%, ठीक है, और यहां बचेंगे केवल 40%, ठीक है। और हमें क्या पता है सर, इसको अगर आप लिखेंगे मात्रा में तो ये हो जाएगा 25/100 इंटू ए लिख रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए। यहां होगा 40/100 मल्टीप्लाइड बाय बी। चलिए ए और बी का हो गया। और सवाल में दिया है कि उनकी सेविंग्स बराबर हैं, मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि भाई दोनों की सेविंग्स बराबर हैं। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे 100 और 100 हो जाएगा कैंसिल, आपको मिलेगा 25A इज इक्वल टू 40B। यहां आप सॉल्व करेंगे तो 5 5 25, 5 8 40, ये आपके काम का हो गया। और आपको साथ में ये भी पता है कि भाई ए और बी को जोड़ने पे कितना मिलेगा सर, 26,000 मिलेगा ए और बी को जोड़ने पे। आपके पास दो इक्वेशन हैं, दो अननोन वैल्यूज हैं ए और बी, पुट कीजिए और आंसर निकालिए। भाई ए की वैल्यू यहां से मिलेगी मुझे कितनी सर, 8/5 बी मिलेगी आपको ए की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि भाई 5 यहां मल्टीप्लीकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो डिवीजन, तो 8/5 बी प्लस बी इक्वल्स टू 26,000। अच्छा एक मिनट, कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये दोनों आपस में कैंसिल कैसे हो गए। देखो, जब दोनों साइड चीजें केवल मल्टीप्लिकेशन में हो तब आप दोनों साइड सेम नंबर से चीजें कैंसिल कर सकते हैं। यहां मैंने 5 से किया, यहां भी मैंने 5 से किया, 5 5 25, 5 8 40। कल को ये मत करना कि 25 इक्वल्स टू 40 प्लस बी, तब भी कैंसिल कर दो, नहीं, तब गलत होता है। जब चीजें मल्टीप्लीकेशन में हो तभी कैंसिलेशन है। अगर 25 इक्वल टू 40 भी होता तब भी कैंसिल हो जाता, क्योंकि अब चीजें मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो नहीं होता है कैंसिल। चलिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अतिरिक्त ज्ञान हमने वहां प्रोवाइड करा दिया। यहां आप लेंगे एलसीएम होल डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 26,000। 8 5 हो जाएगा 13B इक्वल्स टू 26,000 इंटू 5। बी की वैल्यू हो जाएगी 26,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 13। तो भाई 13 दूनी 26, 2000। बी की वैल्यू आ गई कितनी सर, 5 इंटू 2 करोगे आएगा 10,000। अब भाई इसकी वैल्यू 10,000 है तो ए की वैल्यू कितनी सर, बचा हुआ अमाउंट तो टोटल था 16, 10 मिला बी को तो ए को मिलेगा 16,000। सॉरी, टोटल था 26, बी को मिला 10 तो ए को मिलेगा 16,000, माइनस कर दिया आपने। तो भाई क्या है उनकी सैलरी, भाई 16 और 10,000, जैसा कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, परसेंटेज से खेलना है जितना हो सके, उसके बाद लास्ट में वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे कई बार लोग क्या सोचते हैं कि सर ये एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो मत निकालिए। जितना कम कैलकुलेशन करेंगे उतनी कम गलती होगी और उतना जल्दी सवाल आपका सॉल्व होगा। कंप्यूटर जी से आग्रह है, कृपया हमारा जवाब वेरीफाई कर दीजिए। धन्यवाद कंप्यूटर जी, आपने पूरा का पूरा जवाब वेरीफाई कर दिया। ऑप्शन डी हमारा भी सही है। अब आएगी यहाँ पे सफेदी की चमकार, जो कि एकदम व्हाइट स्क्रीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सवाल क्रमांक 30। अ कैंडिडेट गेट 71% ऑफ वोट्स एंड विन्स इलेक्शन बाय 756 वोट्स। देखो भाई, इलेक्शन में कैंडिडेट्स होंगे, कितने होंगे? और सर ऑब्वियसली बात है, एक से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। मान लीजिए, देखो आगे लिखा इफ देयर आर 2 कैंडिडेट्स, यदि 2 है तो एक का नाम है कैंडिडेट ए, दूसरे का नाम है कैंडिडेट बी। अब अगर एक बात बताओ, इन जनाब को मिले हैं 71% वोट, तो जनाब बी को कितने मिलेंगे? अब ये मत कहना कि सर नोटा का बटन होगा तो हो सकता है किसी को भी वोट ना दिया हो, वो वाला केस नहीं लेना है। सामान्य केस लेना है जहां पे सिर्फ 2 ही लोग हैं और कोई बटन नहीं है एक्स्ट्रा, ए और बी। तो या तो व्यक्ति ए को वोट देगा या तो बी को वोट देगा, और वोट देकर ही जाएगा, बिना वोट दिए वापस नहीं जाएगा। तो भाई सर पूरे वोटों को मान लीजिए 100%, ठीक है। और अगर ए को मिले हैं 71% तो बी को मिले होंगे बचे हुए अर्थात 29% वोट, मतलब काफी कम शेयर है इनका, ठीक है। अब जो भाई साहब ए हैं, उन्होंने इलेक्शन जीता कितने वोटों से है? सर 756 मतों से उन्होंने जीत अर्जित की है।
अर्थात भाई उनको ए से मतलब ए को बी से कितने ज्यादा वोट मिले हैं 756 वोट, मतलब दोनों के वोटों के बीच का डिफरेंस कितना है 756, क्योंकि उतने का ही जीत दर्ज की उतने वोटों से। तो दोनों के वोटों का डिफरेंस तो 71% ऑफ टोटल में से माइनस करेंगे 29% ऑफ टोटल, तो कितने वोट बचे, कितने वोट ज्यादा मिले हैं, तो भाई 756 वोट ज्यादा मिले हैं 756। तो भाई 71% ऑफ टोटल मतलब इंटू टी माइनस 29% ऑफ टोटल मतलब इंटू यहां पे टी इक्वल टू 756। चलिए 71 में से 29 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर, 11 में से 9 माइनस किया 2 बचेगा, और 6 में से 2 माइनस किया तो 4 बचेगा, 42%। ठीक है, इंटू टी इक्वल्स टू 756। जो नीचे 100 था डिवीजन में था, उसको साइड चेंज करोगे तो वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो आपको टी की वैल्यू मिलेगी 75600 होल डिवाइड बाय 42। ठीक है, अब 42 और 756 के टेबल में कोई कनेक्शन है क्या, मैं गैस कर रहा हूं, क्योंकि देखो सारी वैल्यूज 1800 के पार हैं, तो एक बार 18 से तो मल्टीप्लाई कर ही दो, 8 दूनी 16, 7 8 4 32 35 और नीचे आ जाएगा 42, 6 5 और 2 7, 5 और 4 और 3 7, 776। एक बार दोबारा चेक करो सर, 8 दूनी 16, एक कैरी ऊपर, 8 4 32 प्लस 1 33, 3 2 5, देखो यहां पे मिल गया कितना 756। तो 42 कितने जा 18 जा। गैस कैसे किया, देखो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने देखा कि चारों ऑप्शन में पहली दो वैल्यूज तो 18 ही है, मतलब उसके आसपास का आंसर होगा, तो मैंने सीधे सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई किया 18 से मल्टीप्लाई किया, वही मेरा काम हो गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1800 वोट्स। ठीक है, तो कई बार आपके ऑप्शन को यूज करके भी आप अपना सवाल सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप कहां इनको छोटी छोटी वैल्यूज पे कैंसिल करते, यहां डायरेक्टली आपको आपका आंसर मिल गया, क्योंकि ऑप्शन को आपने ढंग से यूज किया। चलिए कंप्यूटर जी से आग्रह कि हमारा जवाब वेरीफाई करें, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए, वहां पे ग्रीन सिग्नल जो होता है आगे बढ़ने का निशान, तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 31 है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ व्हीकल इज 7290। ठीक है, और उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है हर साल 10%। ठीक है, तो भाई हर साल वैल्यू 10% डिक्रीज होके अब पहुंची है 7290 पे। आपको बताना है 3 साल पहले वैल्यू क्या थी। अब डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है सर, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी चीज की कीमत में समय के साथ गिरावट आने का जो मेथड होता है, जो फंडा होता है, उसे आप कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब मान लो चीज की वैल्यू थी x, ठीक है, क्या थी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू थी या 3 साल पहले की वैल्यू थी x। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई क्या थी वो जो कि गिर गिर के या कट कट के 7290 पे आ गई। तो कैसे निकालेंगे सर, अभी हमारी वैल्यू है 7290। ठीक है, इसको निकालने का जो हमारे पास वो है फॉर्मूला है, वो है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कितना, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ये हमारा है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, कि अभी की वैल्यू निकालने के लिए ओरिजिनल वैल्यू में हर साल कंपाउंडिंग रेट पे चीजों को, दाम को गिराना पड़ेगा, कंपाउंडिंग रेट पे। ठीक है, इसलिए कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, और गिराना है इसलिए माइनस साइन, अगर उठाना होता तो प्लस करते। ठीक है, चलिए तो प्रेजेंट वैल्यू आपने लिखी है 7290, ओरिजिनल वैल्यू थी मान लीजिए x, यहां पे होगा 1 माइनस आर की जगह आएगा 10 अपॉन 100 होल टू द पावर 3। यहां पे शून्य से शून्य कैंसिल, आपको मिलेगा 1/10। तो भाई 7290 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 1/10, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो माइनस करने पे आएगा 9/10 का होल पावर 3। कैसे भाई, 10 वहां पे जाएगा एलसीएम, 10 माइनस 1 तो हो जाएगा 9/10 होल पावर 3। तो 7290 इज इक्वल टू x इंटू 9 क्यूब इज 729 होल डिवाइड बाय 10 पावर 3 मतलब 1000। अब x की वैल्यू निकालना तो आपके लिए दाएं हाथ का या बाएं हाथ का खेल है, इनटू करोगे वहां पे और डिवाइड करोगे 729, क्योंकि भाई यहां पे जो 1000 डिवाइड कर रहा था साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और वहां जो 729 मल्टीप्लाई हो रहा था वो साइड चेंज करेगा तो डिवाइड। 729 से 729 कैंसिल, 1 और 4 0, जिसको हम गणित की भाषा में कहते हैं 10,000।
ये हो जाएगी हमारे उस पर्टिकुलर चीज की, उस पर्टिकुलर व्हीकल की वैल्यू आज से 3 साल पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है जितने में खरीदी थी वो नहीं, मतलब जब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं तब से, तब की वैल्यू को कहा जाता है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो 10,000 है वैल्यू, एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई कर लेते हैं। हरी बत्ती जली है वहां पे, ऑप्शन ए टिमटिमा रहा है, मतलब हमारा जवाब सही है। हम करेंगे स्क्रीन पे सफेदी की चमकार। और अगला प्रश्न क्या है भाई, सवाल क्रमांक 32, ठीक है। अ स्टूडेंट फेल्स बाय 50 मार्क्स व्हेन ही गेट्स 30% मार्क्स, अर्थात जो आपका टेस्ट था उसमें उसको अगर 30% मार्क्स मिले तो वो 50 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब जितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए उससे उसके दुर्भाग्यवश पूर्ण कितने 50 मार्क्स कमाए हैं, ठीक है। एक और दूसरा विद्यार्थी है जिसको, जो कि 30 मार्क्स से पास हुआ है, कितने मार्क्स से पास हुआ है, 30 मार्क्स से पास हुआ है, और उसको मिले हैं 230 मार्क्स। मतलब इसने घर जाके बताया कि भैया मेरे को 230 मार्क्स मिले हैं। तो माताजी ने पूछा कि बिटवा इधर आइए, कितने नंबर से पास हुए हैं आप? तो सर हम 30 नंबर से पास हुए, मतलब जो भी पासिंग मार्क्स थे उससे मेरे 30 मार्क्स ज्यादा आए हैं। तो क्या मैं दूसरे वाले विद्यार्थी से जान सकता हूं पासिंग मार्क्स कितने होंगे? जी हां सर, बिल्कुल जान सकते हैं। भाई दूसरा वाला विद्यार्थी बताएगा देखो मुझे पासिंग मार्क्स से 30 ज्यादा मिले हैं, तो आपको पासिंग मार्क्स निकालने के लिए 30 घटाना पड़ेगा, तो 200 नंबर है पासिंग मार्क्स। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। क्या पासिंग मार्क्स के बारे में और कुछ जानकारी दी है? हाँ सर, बताया गया है कि यदि पासिंग मार्क्स जो भी थे उससे 30% मार्क्स और ये 50 वाला रिश्ता भी है। कैसा कि सर जितने भी मार्क्स आए थे उस विद्यार्थी के टोटल में से, तो 30% ऑफ टोटल, 30% ऑफ टोटल में यदि 50 मार्क्स जोड़ दिए जाते तो वो पास हो जाता। पास होने का मतलब क्या होता है सर? पास होने का मतलब है उसके पासिंग मार्क्स आ जाते, है ना। तो भाई 30% ऑफ टोटल, जो भी जितने का भी पेपर था उसके 30% मार्क्स में जो उसके आए थे, यदि 50 मार्क्स और जुड़ जाते तो वो पास हो जाता, क्योंकि वो 50 मार्क्स से ही फेल हुआ है बेचारा, ठीक है। चलिए 30% मतलब 30/100 इंटू टोटल, और ये हो जाएगा प्लस 50 इज इक्वल टू 200। क्या आपको ये समझ में आया? थोड़े कैलकुलेशन, शून्य से शून्य कैंसिल, 50 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे है प्लस, तो 200 में से 50 माइनस। गुरुदेव आदरणीय कृपया यहां पे शून्य से शून्य को कैंसिल न करें, वो गलत कैलकुलेशन होगा, क्योंकि एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। चलिए तो 3t/10 हो जाएगा 150 के बराबर। इसको सॉल्व करना तो आपके लिए आसान होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा। जो 10 यहां मल्टीप्लिक डिवीजन में है वो साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड चेंज करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो t की वैल्यू हो जाएगी कितने? 500 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हैं? 500। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, सवाल बहुत आसान था, बस केवल हमें थोड़ा कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हम तो कंफ्यूज होने वाले नहीं है, क्योंकि हम सवाल को पूरा पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद जवाब निकालते हैं, ठीक है। तो भाई पासिंग मार्क निकाले हमने पहले, फिर परसेंटेज से खेला, उसके बाद हमारा फाइनल उत्तर आ गया। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, सफेदी की चमकार। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। हरी बत्ती में वहां पे ए दिख रहा है, मतलब ए टिमटिमा रहा है, और हमारा आंसर भी आया था ए। धन्यवाद कंप्यूटर जी। अगला प्रश्न, सवाल क्रमांक 33। हाउ मेनी शेयर्स कैन बी परचेज्ड फॉर 1,13,625 रुपए यदि एक शेयर की कीमत है 112.5 और ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा 1%। अब जरा ये ब्रोकरेज की कहानी समझना, ठीक है। होता यह है कि भाई जैसे आप शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास तो शेयर खरीदने के लिए एक लाइसेंस ही होता है, जो कि हर व्यक्ति के पास नहीं होता है खरीदने बेचने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम किसी लाइसेंस धारक व्यक्ति से कहते हैं कि हमें इस चीज के शेयर दिलवा दो, ठीक है। अब वो जो लाइसेंस धारक व्यक्ति है वो यहाँ पे समाज सेवा तो नहीं कर रहा है, वो क्या बोलेगा, मैं आपको दिलवा दूंगा लेकिन 1% मेरा ब्याज लगेगा, मतलब जितने के भी शेयर आएंगे 1% उसका पैसा मैं लूंगा, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, देखो भाई साहब कुल मिला के यहां पे मेरे पास है 1,13,625 रुपए, मैं इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं दे सकता। अब इसमें जितने शेयर आ जाएं उतने दिला दो, जितना आपका ब्रोकरेज होता है उतना ले लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब हम क्या कहेंगे कि भाई शेयर्स,
ठीक है, और ब्रोकरेज को जोड़ के, ठीक है, शेयर्स और ब्रोकरेज को जोड़ के टोटल खर्चा कितना कर सकते हैं हम? 1,13,625 रुपए। ठीक है, तो अगर ब्रोकरेज पे करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें शेयर्स की संख्या उतनी ही रखनी पड़ेगी कि हम 1,13,000 से जरा भी ज्यादा ऊपर ना जाएं और ब्रोकरेज भी पे हो जाए। ठीक है, तो अब यहां देखो, मान लो हमने नंबर ऑफ शेयर्स लिए x, क्योंकि वही तो हमें पता करना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स को मान लिया गया x। ठीक है, x शेयर थे, 112 रुपए का एक शेयर था। ठीक है, तो भाई x इंटू 112.5 इतने शेयर हमने लिए, साथ ही साथ इतने ही शेयर पे हमने 1% ब्रोकरेज पे किया, अर्थात 1% ऑफ कितना सर? 112.5 इंटू एक्स। ठीक है, 1% इस अमाउंट का नहीं, 1% टोटल अमाउंट का जो कि शेयर पे खर्चा हुआ है, तो जो भी शेयर पे खर्चा हुआ है उसका 1%। कल को वरना बोलो इसका 1% तो 1 ही रुपए लिया, तो इतने सारे शेयर दिलाने केवल 1 रुपए लेगा? हाँ, पूरे टोटल का मान लो अगर 10,000 रुपए के शेयर हुए तो कितने % लेगा वो? तो वो लेगा कितने? 1% मतलब 100 रुपए। अगर 1 लाख के हुए तो लेगा 1%, अर्थात शायद 1,000 रुपए, नहीं, हाँ 1,000 रुपए। तो इस प्रकार पूरे अमाउंट का, तो इसलिए यहां पे पूरे अमाउंट का 1% निकाल रहे हैं, और इन सबको जोड़ जुड़ा के कुल मिला के खर्चा हो सकता है 1,13,625। इससे ज्यादा हम नहीं करने वाले, हमने साफ साफ बोल दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के बोला इसी में आपका ब्रोकरेज एडजस्ट करो, इसी में हमें शेयर दिला दो, सबको जोड़ जुड़ा के 1,13,625 रुपए खर्चा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 112.5x। यहां पे 0 2 है तो डेसिमल 2 प्लेस से शिफ्ट होगा, तो 1.125x हो जाएगा 1,13,625 के बराबर। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा सर? हमें मिलेगा 1,13,625 ऐड करके देख लो, और x इक्वल्स टू 113,625। मन में खुशी की लहर, क्योंकि कैलकुलेशन अब काफी आसान हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी होगी? तो 113,625 होल डिवाइड बाय 113.625। अब इन दोनों को कैंसिल करने के लिए डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा 1 2 3 प्लेस से, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 1 2 3 से, और फिर पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल। क्या आपको ये समझ में आया? तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? 1000 शेयर मिलेंगे भाई साहब को। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1000 शेयर, एक शेयर 112 रुपए का मल्टीप्लाई करोगे, अमाउंट आएगा 1,12,500 रुपए। तो बचे हुए पैसे कहां गए? बचे हुए पैसे मतलब 1,12,500 रुपए थे शेयर के, जो बीच का ये जो गैप आया है, जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो कहां गया? वो गया ब्रोकरेज देने में। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। उससे पहले कंप्यूटर जी से एक बार आंसर मैच कर लेंगे। ऑप्शन बी 1000 हमारा उनका सही आ रहा है, तो मतलब हमने सवाल को सही सॉल्व किया है। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 34 क्या बोल रहा है आपसे? अ पर्सन सोल्ड 2 चेयर्स फॉर 990 ईच। ये पहले हम कर चुके हैं कक्षा 8वीं में बफेलो के बारे में, और इन्हीं एनटीएससी के ही हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस में हमने देखा है कि जब दो चीजें एक ही दाम पे बेची जाती हैं और एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है तो क्या होगा। यहां पे वही हमें सेट करना है भाई। दो चीजों को 990 रुपए में एक में बेचा गया। जी हां बिल्कुल, एक पे हुआ गेन, दूसरे पे हुआ लॉस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, ही गेन्ड 1%, ठीक है, ही लॉस्ट 1%, ठीक है, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस नन ऑफ दिस। अब देखो यहां पे जब भी ऐसा होता है कि दो चीजें एक ही दाम पे बेची गई हैं और एक पे हुआ है प्रॉफिट और एक पे हुआ है लॉस, तो हमेशा यह देखा जाता है कि सर जी क्या होता है? हमेशा लॉस होता है, क्योंकि लॉस ज्यादा हो जाता है प्रॉफिट के मुकाबले। जैसे अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो बेसिकली जहां गेन हुआ है 10% का, चीज है 900 रुपए की, 90 रुपए की आपने प्रॉफिट कमाई है तो 990 की पड़ी है। ठीक है, ये रहा। इस केस में ये होगा कि भाई 1100 की चीज थी, आपने 110 रुपए का घाटा हुआ है तो आपको 990 की आपने बेची है। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों कैलकुलेशन बता दिए डायरेक्टली, क्योंकि बहुत आसान सी वैल्यू थी 10% 10%, और यहाँ 990 था, माइनस करके देख लो उतना ही आएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, कितना लॉस हुआ? 110। यहां कितना लॉस हुआ? 90। यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 90। करके देख लो कितना आ रहा है? 220 रुपए आएगा। कितना लॉस है भाई? यहां 90 का प्रॉफिट, 110 का लॉस, 20 रुपए का लॉस है,
और टोटल जब आप करोगे तो आपको 2000 का 20% मतलब 1% का लॉस होगा। ठीक है, यहां पे आप ध्यान रखना आपको क्या चीज करनी है, हमेशा जब भी ऐसा होता है तो आपको लॉस होगा। और कितने का लॉस होगा, तो भाई अगर सेम परसेंटेज है तो उसका ही एक कम कर दो, मतलब 10 है तो 1%, 20 होता तो 2%, 50 होता तो 5%, ऐसा कुछ आपको हमेशा कैलकुलेशन देखने को मिलते हैं। तो ही लॉस कितना, 1%। मैंने आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया, पर इन जनरल लॉस होगा और 1% का होगा। ठीक है, यहां पे हम एक बार चेक कर लेते हैं, कंप्यूटर जी ऑप्शन भी सही है। हालांकि आपको वैल्यूज निकालने को नहीं बोला है, आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को समझ के केवल मार्क कर सकते हैं कि लॉस होगा 1% का, वैल्यूज निकाल के देखने की एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए सर अगर 20% होता तो शायद आंसर आता लॉस बाय 2%। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। चलिए हो गया हमारा ये वाला सवाल भी सॉल्व, हमने स्क्रीन कर ली है क्लियर। 35 सवाल क्या बोल रहा है, अ पर्सन परचेस्ड 15 लीटर ऑफ मिल्क फॉर 18.6 रुपीज पर लीटर। ठीक है, तो भाई कॉस्ट प्राइस मैं यहां पे लिख रहा हूं, किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर, ताकि हमें जानकारी मिलती रहे क्या क्या है हमारे पास। तो 18.6। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है सर, 15। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 15 लीटर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, अर्थात कुल मिला के कितना रुपए खर्चा किया गया। सर 18.6 इंटू 15 करना पड़ेगा और हमें मालूम चल जाएगा टोटल कितना खर्चा हुआ। चलिए 18.6 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, 0 यहां 3 ऊपर, 8 5 40, 43, 3 यहां 4 ऊपर, 5 1 5, 6 7 8 9। चलिए और नीचे आएगा यहां पे 6 8 1, क्या हुआ 8 5 6 5 30, 0 यहां 3 ऊपर, 8 5 40। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते, क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए हमसे। तो 8 5 40, 43, 4 ऊपर, 5 5 6 7 8 9, यहां पे 1 करेंगे तो 6 1 6, 8 1 8, 1 1 1। चलिए 0 6 और 3 9, 8 और 8 16, 1 17, 1 और 1 2। तो भाई 279 रुपीज खर्चा हुआ है किस पे, इस दूध को लाने में, मतलब इस दूध को खरीदने में। चलिए अब आगे क्या हुआ, हमने अब तक की कहानी देख ली एक बार, है ना, डेसिमल था इसलिए एक लास्ट वाला वैल्यू हट गया। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, एंड डाल्यूट इट विथ 3 लीटर ऑफ वाटर, मतलब जो भी उन्होंने दूध लिया था उसमें 3 लीटर पानी मिला दिया गया। कितने लीटर, 3 लीटर। ठीक है, तो मतलब खरीदा था 15, बेचोगे कितना, 18। तो मैं यहां पे लिख रहा है भाई बेचेंगे कितना, तो सर बेचेंगे 18, क्योंकि भाई साहब 15 पहले लिया था, 3 और जोड़ दिया पानी मिला के, तो दूध सामने वाले को दिखाने के लिए, मतलब कस्टमर को दिखाने के लिए कितना लीटर है, 18 लीटर है। हालांकि घर से पानी मिला के आए हो, पर उससे कस्टमर को थोड़ी मालूम चलेगा उसमें पानी मिला हुआ है, वो तो घर जाके उबालेगा तो समझ में आएगा। इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 30%, अब उन्हें 30% प्रॉफिट कमाना है। 30% प्रॉफिट किस पे कमाएंगे, सर ऑब्वियस ही बात है, प्रॉफिट आप कॉस्ट प्राइस पे कमाते हैं, तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो भाई हमारा प्रॉफिट कितना होगा सर, 279 में 30% ऐड करना है, तो पहले 30% निकालना पड़ेगा। ये हमने शून्य से शून्य कैंसिल किया, 279 इंटू 3 करके फिर डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो 279 इंटू 3 अर्थात 9 या 27, 7 यहां 2 ऊपर, 7 या 21, 22 23, 3 यहां 2 ऊपर, 3 2 6 7 8। ठीक है, डिवाइड बाय 10 मतलब 83.7 हो जाएगा। ऐड करोगे 279 में तो आपको मिलेगा कितना, 7 9 और 3 12, 7 और 7 14, 1 8 और 8 16, मतलब बेसिकली 2 और 1 3, तो 362 रुपए 7 पैसे होगी आपकी सेलिंग प्राइस। ये होगी टोटल सेलिंग प्राइस। किसमें, इसमें क्या जोड़ा आपने, आपने कॉस्ट प्राइस में अपने प्रॉफिट को जो आपको कमाना था वो जोड़ दिया, तो आपको मालूम चल गया आप कितने रुपए में बेचेंगे भाई, 362.7। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, ही शुड सोल्ड एट द रेट ऑफ, रेट का मतलब है एसपी ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर की बतानी है आपको। ठीक है सर, 362.7 है हमारा टोटल की, हमें इतना कमाना है, इतनी हमारी टोटल सेलिंग प्राइस है। कितना दूध बेच रहे हो, 15 की 18, सर 15 प्रॉपर मिल्क था, 3 उसमें पानी मिला दिया, तो बेचने के लिए अब हमारे पास गिन के है 18 लीटर। तो डिवाइड किससे करेंगे इसको 18 से करेंगे, कितना आएगा सर, 18 दूनी 36, बिल्कुल ठीक, वैल्यू छोटी है तो 0 20 दशमलव समथिंग आएगा थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो भाई 18
1 हो जाएगा वहां पे, फिर आप माइनस करोगे तो शायद 20.15 आएगा। तो ऑप्शन सी होना चाहिए हमारा उत्तर। एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे कि हमारा आंसर वेरीफाई कर दें। उनके हिसाब से भी हरी टमटमाती बत्ती के अंदर आ रहा है ऑप्शन सी, मतलब हमने सवाल को सही सॉल्व किया है। क्या आपको समझ में आया? कभी कभार सवाल में सीधे सीधे आपको जवाब नहीं निकालना होता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सर 18.1 है, 18.6 है, 30% प्रॉफिट कमाना है तो इसी में 30% जोड़ के फाइनल सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। नहीं, वो तब होता जब आपकी क्वांटिटी सेम होती। अभी क्योंकि क्वांटिटी अलग है इसलिए आप पूरा कैलकुलेशन करके अलग से निकालेंगे। ठीक है, दोनों सवालों में डिफरेंस समझना। यदि क्वांटिटी सेम होती है तो आप सीधे प्रॉफिट का अमाउंट या परसेंटेज जोड़ के अपना फाइनल सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, पर क्योंकि यहां पे क्वांटिटी अलग हो गई है, क्वांटिटी चेंज हो गई है, तो आप प्रॉफिट को जोड़ के पहले पूरा सेलिंग प्राइस कितना डिसाइड किया, कितने पैसे घर लेके जाने हैं वो डिसाइड किया है, वो निकाल के फिर डिवाइड करके हर एक लीटर की सेलिंग प्राइस निकालते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को एक और बार क्लियर, सफेदी की चमकार। अगला प्रश्न, सवाल क्रमांक 36। बाय सेलिंग अ कूलर एट 630 अ मैन गेन्स 5%। यदि कोई कूलर 630 रुपए का बेचा गया है तो उस पे व्यक्ति को 5% का फायदा हुआ है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस ही मस्ट सेल इट टू गेन 20%। अब भाई गेन हमेशा किस पे होता है सर? कॉस्ट प्राइस पे। तो पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब यहां ध्यान देना, सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 630। गेन या फिर प्रॉफिट कितना है सर? गेन था 5%, तो 5% गेन करके इतने में बिका। आपको बताना है जब 20% गेन करते तो कितने में बिकता, वो निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे सर? कॉस्ट प्राइस है x, ठीक है, तो x प्लस 5% ऑफ x किया तब जाके 630 हुआ ना। मतलब एक्चुअल प्राइस में आपने 5% प्रॉफिट जोड़ दिया तो आपको 630 रुपए में वो बेचने को मिला। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, x प्लस 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 630। यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे 100x प्लस 5x होल डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 630। 105x हो जाएगा 630 इंटू 100 के बराबर, क्योंकि यहां पे 100 जो डिवाइड कर रहा है साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई। x की वैल्यू होगी 630, 2 शून्य और डिवाइड बाय 105। सॉल्व करोगे आपका जवाब आएगा 600। 105 इंटू 6 करते हो तो 630 आता है, बाकी के 2 जीरो एक्स्ट्रा तो 600 आएगा आपका कॉस्ट प्राइस। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब यहां से नई कहानी शुरू, किसके बारे में? गेन के बारे में। तो नया गेन कितना है? 20%। गेन निकालते कैसे हैं सर? गेन हो जाएगा 20% किसका? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वहीं पे तो गेन कैलकुलेट होता है। भाई जीवन में किसी भी दुकानदार को हमेशा कॉस्ट प्राइस ही परेशान करती है, क्योंकि वही जो पैसा है जो उसकी जेब से जा रहा है, तो जो चीज जा रही है उसका दुख हमेशा ज्यादा होता है। भाई शून्य से शून्य कैंसल, 6 2 12, 120 रुपए का गेन। तो आपकी एसपी जो नई वाली है, मतलब अगर एक 20% गेन करने की बाद वाली एसपी कितनी हो जाती? तो सर 600 प्लस 120 कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है हमेशा सेलिंग प्राइस, तो होती 720 रुपए। कुछ लोग क्या करते हैं यहां पे कि सर 630 होगी ना अब तो कॉस्ट प्राइस। हाँ, कॉस्ट तो 600 ही है ना, ये तो पिछला वाला दाम था। अब एक ग्राहक को 5% पे बेच दिया, दूसरा ग्राहक आया वो एकदम बढ़िया था, उसने कुछ ज्यादा मोल भाव नहीं किया तो उसको 20% पे बेच दिया। यहाँ पे कोई आया था उसने बहुत मोल भाव किया, नहीं कम करो कम करो कम करो, तो करते करते बेचारा 5% पे आ गया। कुछ इस तरह की कहानी रही होगी। 620 ऑप्शन बी, सॉरी 720 ऑप्शन बी हमने कर दिया है मार्क, परंतु हमारे मार्क करने के बाद ये जो स्क्रीन आपके सामने ये हमारी सहायता करती है आंसर को मैच करने में। ऑप्शन बी 720 इनके हिसाब से भी ठीक है, तो इनका और हमारा जो ट्रैक है वो सेम ही चल रहा है एकदम बढ़िया से। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 37। अ पर्सन परचेज 18 डजन एग्स, ठीक है, एट ₹8 पर डजन, ठीक है। ऑन चेकिंग ही फाउंड दैट 16 एग्स वर ब्रोकन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, मतलब लाने ले जाने में 16 अंडे टूट गए, ठीक है। इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, ही शुड सोल्ड ईच एग फॉर हाउ मच अमाउंट। क्या बोल रहा है आपसे? 18 दर्जन एग्स, ठीक है, मतलब कितना हो गया सर? 18 दर्जन एग मतलब हो गए 18 इंटू 12,
ठीक है, इंटू 8 करने पे हमें मिलेगा टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस सॉरी। ठीक है, कितने हो गए भाई 18, 12 और 8। क्यों भैया सर 18 डजन एग्स थे, एक डजन में 12 अंडे और 8 रुपए डजन आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से 18 इंटू 12 इंटू 8 करने पे आपको मिलेगा कुल मिला के कितने पैसे आपने खर्च किए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, सॉरी आप निकालेंगे यहां पे 18 इंटू 8 कि भैया टोटल खर्चा कितना हुआ डजन के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें 18 इंटू 8 करने पे कितना हो जाएगा सर 8 8 जा 64, तो 4 यहां पर डजन का प्राइस था इसलिए वहां पे हमने नहीं किया, तो वो इंटू 12 करते अगर पर अंडे का प्राइस होता तो। ठीक है, 8 8 जा 64, 4 यहां 6 ऊपर, 8 1 जा 8 और 6 8 और 14 144 रुपीज इन्होंने खर्चा किया। ठीक है, अब आपको बताना है भाई साहब कि हर एक अंडे पे कितना खर्चा हुआ। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पर एग। ठीक है, वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, अगर ना निकाले तो भी चलेगा। अब आप एक काम कीजिए, यहां पे प्रॉफिट कितना निकालना है ये बताइए। सर प्रॉफिट निकालना है हमें 12.5%, तो प्रॉफिट का परसेंट है 12.5। ठीक है, मतलब 12.5% का प्रॉफिट होना चाहिए सीधे सीधे। खर्चा कितना हुआ है सर, खर्चा हुआ है 18 डजन अंडे लिए, एक डजन का प्राइस 8 रुपए, तो 144 रुपीज खर्चा हुआ है। इसमें 12.5% प्रॉफिट जोड़ना है, तो भाई हमारा कितना होना चाहिए टोटल सेलिंग प्राइस। सर टोटल सेलिंग प्राइस हमारा होना चाहिए 144। पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम निकाल पाएंगे। तो भाई 12.5% कैसे निकालोगे, सो 12.5 अपॉन 100 इंटू 144 करने पे हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा, और फिर उसको ऐड करके हम निकाल सकते हैं। चलिए इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो 12.5 और 100 में शायद कुछ होता है। 12.5 इंटू 8 करोगे तो आपको 100 मिलता है पक्का, क्योंकि 25 इंटू 4 करोगे तो मिलेगा कितना 100। 25 का आधा होता है 12.5, तो जब आपने यहां आधा कर दिया तो वहां दुगना करना पड़ेगा, तो 8 का दुगना 4 का दुगना हो गया 8, तो 125 इंटू 8 करोगे तो यहां पे 144 डिवाइड बाई 8 करने पे कितना सर 8 कितने जा 8 1 जा 8 और बचेगा आपके पास कितना 64, तो 8 8 जा, तो भाई आपको 18 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो भाई टोटल सेलिंग प्राइस कितनी सर, टोटल सेलिंग प्राइस होगी 144 हमारा एक्चुअल प्लस 18 रुपए का प्रॉफिट, तो हमारी टोटल सेलिंग प्राइस होगी 8 और 4 12, एक ऊपर कैरी 4 और 1 5 और 1 6, तो 162 रुपीज होने चाहिए हमारी टोटल सेलिंग प्राइस। अब कितने अंडे बेचोगे आप सर, हमें बेचने हैं तो नंबर ऑफ एग्स कितना हो जाएगा सर, नंबर ऑफ एग्स हो जाएगा भाई 18 डजन थे, एक डजन में 12 अंडे, उसमें से गए कितने 16 हट गए, तो पहले निकाले टोटल अंडे कितने थे, माइनस किया कितने हमारे खराब हो गए, तो -16। 18 इंटू 12 करोगे कितना आएगा सर, 18 इंटू 12 करेंगे आई थिंक 216 आएगा, चेक करो। हाँ जी सर 216, -16 करोगे तो कितना 200 अंडे हैं आपके पास बेचने को। ठीक है, और इन 200 अंडों से आपको पैसे कितने कमाने 162 रुपए, तो एक अंडा कितने में बेचोगे सर, एक अंडा तो कॉस्ट या सेलिंग प्राइस पर एग, पर एग के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, या एसपी ऑफ 1 एग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो भाई 200 अंडे थे बेचने थे कितने के 162 रुपए के, 162 रुपए के 200 अंडे, तो हमें एक के निकालने के लिए 162 डिवाइड बाय 200 करना पड़ा। पहले 2 से डिवाइड कर दो, फिर डेसिमल लगा देना सर, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, डेसिमल लगाया तो 0.81 रुपीस, और अगर पैसे में रखें तो 51 पैसा 81 सॉरी 51 81 को क्या बोलते हैं हिंदी में 80 81 है ना, तो 81 पैसा हम क्या करेंगे एक अंडे का प्राइस रखेंगे। क्या आपको ये कहानी समझ में आई। देखो कई बार क्या होता है, आप क्योंकि रेगुलरली एक जैसे सवाल करते तो आपको लगता है सब कुछ निकाल दो। मैं क्या कर रहा था पहले, मैं पहले एक अंडे की कॉस्ट प्राइस निकाल रहा था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि शायद उतने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, सीधे सीधे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ के हमारा टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लिया। ठीक है, फिर ये निकाला कितने अंडे बेचने हैं, तो भाई 216 अंडे आए थे, 16 खराब हो गए, तो केवल 200 अंडे ही आप बेच सकते हैं। ठीक है, और आप जो बेच नहीं रहे हो उसको आप अपने प्रॉफिट में नहीं काउंट करेंगे। आप बेच कितने रहे हो भाई, 200 अंडे बेच रहे हो, 200 को ही काउंट किया आपने और डिवाइड करके निकाला एक अंडा कितने में बिकेगा। क्या आपको यह समझ में आया। जी सर कितने रुपए हुए, 81 पैसे हुए। एक बार कंप्यूटर जी से पूछते हैं
हरे रंग के उस डब्बे में हमारे लिए खुशियों की बाहर आई है, क्योंकि हमारा आंसर और कंप्यूटर जी का आंसर बिल्कुल सेम है, ऑप्शन सी 81 पैसा। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 38 है हमारा 38, क्या बोल रहा है हमसे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5.5% पर एनम फॉर 4/3 ईयर इज 1100। आपको क्या क्या दिया है सर, हमें टाइम पीरियड दिया है सर, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, हमें अमाउंट दिया है, कौन सा अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो अमाउंट दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम, आपको सम पता लगाना है। तो देखो क्या क्या पता है हमें सर, फिलहाल के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है विच इज 5.5%, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं 11/2%, ठीक है, यस सर। टाइम पीरियड इज कितना सर, टाइम इज 2/4/3, जिसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कितना मिलेगा सर, 23 दूनी हो जाएगा 46 और 4 हो जाएगा 50, तो 52/23 इज द टाइम पीरियड, ठीक है। व्हाट इज द एसआई सर, एसआई इज 1100, सिंपल इंटरेस्ट 1100 रुपए। क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पता है, जी सर, वो होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इज इक्वल टू 1100, यही होगा, यस सर। अगर मैं ये 100 को वहां भेज दूं तो आपको क्या मिलेगा सर, P हमें पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 11/2, ठीक है, टाइम पीरियड है 50/3 और 23, और ये जो 50 का वो यहाँ था, आपने 100 था वो कहाँ भेज दिया, उस तरफ, तो वो हो गया कितना सर, 1100 और 00, बिकॉज ये 100 मल्टीप्लाई हो गया। क्या कोई किसी से कैंसिल हो रहा है, यस सर, ये 2 और ये 50 25 हो जाएंगे, वेरी गुड। और क्या होगा सर, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 23 जो यहां मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में है, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका P आ जाएगा कितना सर, P की वैल्यू आएगी 1100,123, तो ये हमारा एक्चुअल वैल्यू इस तरफ वाला, इंटू करेंगे 23 होल डिवाइड बाय 25, होल डिवाइड नहीं, कितने जीरो से, 1 2 3 4, मैंने 5 लगा दिए, सॉरी, तो 1 2 3 4, ठीक है, 25 इंटू 11, दोनों जो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में थे वो डिवीजन में आ गए यहाँ पे। चलिए अब कैंसिल कीजिए इनको सर, 25 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूं 11 इंटू 100 मैंने क्या किया, मैंने जो हमारा ये था ना 11,0,0,0, इसको ब्रेक किया 11 इंटू 100 ताकि चीजें आपस में कैंसिल हो जाएं आसानी से। चलिए ये 11 से 11 कैंसिल, 25 4 जा होता है 100, तो ये हो गया P इक्वल्स टू 4 इंटू 100 इंटू 23। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 23 इंटू 4 करेंगे, 4 3 जा 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, और ये 00 9200 होना चाहिए आपका एक्चुअल सम जिसपे आपने इंटरेस्ट लेना चालू किया था। क्या आपको ये समझ में आया? कैलकुलेशन को जितना आसान आप बना के रखेंगे उतना आसान आपके लिए हो जाएगा, अदरवाइज इट कैन बिकम टफर एज द व्यू प्रोसीड। मतलब जैसे आप उसको आगे बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए। जहां जो कैंसिल हो रहा है उसे कर दीजिए और आगे की फार्म से सवाल को सॉल्व कीजिए। चलिए एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह कर लेंगे हमारा जवाब वेरीफाई कर दें। उनके हिसाब से भी आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, तो हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 39 39 क्या बोल रहा है? राज बोरोड ₹5,000 एट 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो भाई राज ने क्या किया, 5,000 रुपए क्या लिए, बोरो किए, लेकिन उस पे किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, एट व्हाट रेट, 10%। ठीक है, एंड लेंट द सेम अमाउंट एट 15% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब उन्होंने बोरो तो किए थे पर किसी और को देने के लिए, और जिसको उन्होंने दिया उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। मतलब यहां पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर गए, वो खुद लिया सिंपल इंटरेस्ट पे पर सामने वाले को दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो जो बीच में बचेगा वो उनका क्या हो जाएगा, उनका प्रॉफिट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही वुड, ठीक है, 2 साल के बाद उनको क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए, गेन होगा या लॉस होगा वो आपको पता लगाना है। अब देखो पहले हम बोरोइंग की बात करते हैं। ठीक है, कितना है हमारा प्रिंसिपल, सर बोरो में प्रिंसिपल है 5,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, टाइम है 2 इयर्स, वेरी गुड।
तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सर? सिंपल इंटरेस्ट होगा 5000 इंटू 10 इंटू 2/100, ऐसा ही कुछ होगा। यस सर, ये क्या हुआ? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कौन किससे कैंसिल हो रहा है सर? ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल। आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट कितना? 5 2 10, मतलब 1000 रुपए। और अगर आप अमाउंट देखना चाहेंगे भाई कितना वापस करना है 2 साल के बाद, तो 5 और 1 6000 वापस करना है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। दूसरे केस में जब आपने जहां पे लेंट किया है वहां पे क्या है सर? वहां पे है प्रिंसिपल, तो वही है 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हालांकि 15% है, टाइम भी 2 इयर्स है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम डायरेक्टली अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अमाउंट कितना होगा सर? 5000 इंटू 1 प्लस आर, दैट इज 15/100 होल टू द पावर टाइम पीरियड, मतलब 2। यही होगा। यस सर। चलिए एलसीएम लेके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो 5000 यहां पे हो जाएगा। सर ये कैंसिल कर दें क्या? अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दिए, वैसे 5 के टेबल से होगा ना। 5 3 15, 5 2 कर दीजिए। चलिए तो 5 3 15 20, एलसीएम लेंगे आप तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3/20, ठीक है, और यहां पे स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो भाई ये हो जाएगा 5000 इंटू 23/20 इंटू 23/20। आप चाहें तो बिना कैंसिल करे भी सॉल्व कर सकते हैं। उस केस में कितना होगा? 115 115 और नीचे 100 100। ठीक है, तो जो भी जीरोस होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, बात बराबर ही पड़ेगी। ठीक है, यहां पे 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल। 2 के टेबल में आता है कि 50 से 225 हो जाएगा 50, तो केवल एक 2 बचेगा आपको सॉल्व करने के लिए नीचे। बाकी ऊपर की वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है। 23 का स्क्वायर वैसे तो आपको याद होना चाहिए, पर नहीं याद है, इसलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, 9 6 और 6 12, यहाँ पे होगा 529। इसमें करोगे आप 25 मल्टीप्लाई, फिर करोगे आप डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलिए 9 5 45, 5 यहाँ, 4 ऊपर, 5 2 10 और 4 14, एक यहाँ पे 25 और एक 26, इंटू 2 करोगे तो 9 दूनी 18, 2 2 4 1 5, 5 2 10, 5 यहाँ पे 8 4 12, 6 और 6 12, और यहाँ पे एक कैरी, तो 136225 होना चाहिए आपका ये अमाउंट। डिवाइड बाय 2 करेंगे इसको जब आप, तो डिवाइड बाय 2 भी कर देते लगे हाथ, तो 2 6 12, कितना बचेगा? फिर से बचेगा, तो 2 6 12। ठीक है, और कितना बचा सर? यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, तो 6 6। फाइनल अमाउंट कितना? 6612.5। अब यहां ध्यान देना। ठीक है, कितना बोरो किया था सर? बोरो किया था 5000, और 2 साल बाद वापस कितना करोगे? 6000 वापस करोगे, लेकिन आपने दिया कितना था? 5000, वापस कितना मिल रहा है? 6612.5। तो जो दिया था उसको भूल जाओ, अब आ जाओ वापस कितना मिल रहा है उसको कंपेयर करते हैं। सर यहां वापस मिल रहा है 6612.5, पर उसमें से 6000 ही वापस करना है, तो जो ऊपर का 612.5 है वो हमारा क्या है सर? वो हमारा प्रॉफिट है, वो हमें ज्यादा मिला है, तो वो हम अपने पास रखेंगे। अपने पास मतलब राज के पास रहेगा। तो वो क्या है सर? वो गेन है, मुनाफा है, प्रॉफिट है कितने रुपए का? 612.5 रुपीस का। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखें, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन के आप अब आगे नहीं निकल सकते। ठीक है, मतलब आप सवाल को सॉल्व करने में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। चलिए ऑप्शन सी है हमारा ऑप्शन, एक बार चेक कर लेते हैं। हरे रंग से वहां पे ऑप्शन सी लिखा है, विच मींस कि हमारा उत्तर सही है। कंप्यूटर जी ने भी वेरीफाई कर दिया है। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 40 है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 3 ईयर फॉर 3 ईयर सॉरी at 10% per annum is rupees 46.5। एक अमाउंट है, एक सिंपल इंटरेस्ट सॉरी एक वो है सम, एक प्रिंसिपल है जिसपे आपने 3 साल तक 10% इंटरेस्ट लिया है। लेकिन इंटरेस्ट लेने के और देने के 2 तरीके, कौन कौन से सर? एक सिंपल वाला और दूसरा कंपाउंड वाला। यहां पे क्या बोल रहा है? आपने सेम ही सम को, मतलब सेम ही प्रिंसिपल को दोनों तरीके से लिया है, तो आपको बताना है कि सम कितना था यदि दोनों के बीच का गैप इज 46.5। चलिए अब यहां ध्यान दें, पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सर? सिंपल इंटरेस्ट होता ही सिंपल है, आपका प्रिंसिपल है कितना? 3।
ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल तो आपको पता करना है, तो प्रिंसिपल को मान लीजिए पी ही मान लीजिए, ठीक है। आपका टाइम है कितना 3 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और अमाउंट आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट की जरूरत भी नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो हो जाएगा P इंटू 3 इंटू 10 होल अपॉन 100, जहां पे आप ये शून्य शून्य कैंसर मिलेंगे, ऐसा ही हो जाएगा 3p/10, ठीक है। अब फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले सर हमारा टाइम हो जाएगा 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, तो हमारा अमाउंट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में जिसका फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस कितना 10 अपॉन 100 होल पावर 3। लेकिन जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो आप क्या करते हो सर, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, और ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफरेंस है 46.5 वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में है, अमाउंट के बीच में नहीं है, ठीक है। तो यहां पे CI हो जाएगा कितना सर, CI हो जाएगा P इंटू, यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा कैंसिल, आपको मिलेगा कितना 1/10, एलसीएम लोगे मिलेगा 11/10, तो 11/10 होल पावर 3 है ना, यस सर, माइनस P। चलिए थोड़ा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये आपको मिलेगा 11 क्यूब होता है 1331P, ठीक है, नीचे 10 क्यूब हो जाएगा 1000, माइनस करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे P, एलसीएम लेके आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा 1331P माइनस 1000P। क्या किया आपने, एलसीएम लिया ना, तो अपॉन 1000 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेके आप जब माइनस करेंगे इसको तो क्या मिलेगा आपको सर, ऊपर मिलेगा 331P अपॉन 1000, ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कैसे, इन दोनों को माइनस करेंगे आप तो ऊपर बचेगा 331, इसमें से यदि हम इतना माइनस कर देंगे, ठीक है, दैट इज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारा गैप कितना है डिफरेंस 46.5 जैसा कि सवाल में दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट में से कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 46.5। चलिए इसको आप खत्म करने का प्रयास करें तो भाई एलसीएम आएगा यहाँ पे 100, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस सर, 1000 है और 10 है, 10 को 1000 बनाने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, आपको मिलेगा 331P, कितना मिलेगा 331P माइनस 300P, ठीक है, होल डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 46.5। चलिए इनको किया आपने माइनस, तो आपको मिला 31P इक्वल्स टू 46.5 इंटू कर दो यहाँ पे 1000, क्योंकि ये 1000 यहाँ क्या है सर, यहाँ कर रहा है डिवीजन, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन, P की वैल्यू हो जाएगी 465, ठीक है। अब डेसिमल के बाहर आ जाएगा 00 होल डिवाइड बाय 31, और 31 के टेबल में 465 आता है, कितने जा सर 31 15 जा होता है 465, आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 1500 होना चाहिए आपका उत्तर। 31 इंटू 15 करोगे आपका आंसर आएगा 465। देखो वैसे भी 31 प्राइम ही है, तो जो भी करना था यहाँ पे हम सिर्फ डिवीजन ही कर सकते थे और हमने वही किया, तो देखा भाई परफेक्टली डिविजिबल है और आपका आंसर आएगा 1500। तो 1500 मतलब ऑप्शन ए पर मार्क कर सकते हैं हम। क्या हमने आसानी से सवाल को सॉल्व किया? जी सर। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कैलकुलेशन टफ हो जाएंगे, लेकिन यदि हम छोटे छोटे मूव्स करेंगे आसान वाले तो हमारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें अभी लग रहा है आपको कि समय ज्यादा लगा सर को, पर क्योंकि मुझे एक एक स्टेप समझाना था, इसलिए यदि आप यहां पे होते और रेगुलरली अगर ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन्हीं कैलकुलेशंस को और जल्दी कर पाएंगे। तो इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है, चाहे वो हम लोग क्लास में करें या डीपीक्यू मिलता है वो सॉल्व करें, पर रेगुलर प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए कंप्यूटर जी के हिसाब से भी सही है, तो हमारा उत्तर उनका उत्तर ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 41 क्या बोल रहा है हमसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 6000 रुपीज एट 16% पर एनम, ठीक है, एंड एनम फॉर 9 मंथ्स, ठीक है, व्हेन इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, जब क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो फिर आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? प्रिंसिपल तो रहेगा 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% पर एनम, तो पूरे साल का 16%, तो एक
क्वार्टर का कितना हो जाएगा सर, पूरे साल का 16% है, तो जब हम उसको बांटेंगे तो हर एक क्वार्टर को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 4%। क्या ये समझ में आया? नहीं सर, एक बार दोबारा देखो, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई 16% के आगे लिखा है पर एनम, मतलब पूरे साल का, फॉर 1 ईयर, ठीक है, तो ये 1 ईयर का है। लेकिन आपको जब आपको जब निकालना है क्वार्टरली, तो आपको इंटरेस्ट भी क्या चाहिए होगा, उस क्वार्टर का। तो 16% पूरे साल का, एक साल में 4 क्वार्टर, तो ये हो जाएगा 4% पर क्वार्टर, ठीक है, ये आप इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब आप देख लीजिए टाइम पीरियड कितना होगा सर। 9 मंथ्स में अगर हम कैलकुलेट करें कितने क्वार्टर आते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। क्या कि आपने सोचा 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर आएंगे, एक क्वार्टर में 3 महीने, तो 9 मंथ में हो जाएंगे 3 क्वार्टर, ठीक है। कितने क्वार्टर्स? 3 क्वार्टर्स। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है, अब खाली क्या निकालना है सर, अमाउंट निकालना है, फिर माइनस करके हमें हमारा इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। सर लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें R अपॉन 400 होता है और n की जगह 4n होता है। वो तब होता है जब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को क्वार्टर के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया हो। मतलब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% ही ले रहे हैं, आप टाइम कितना ले रहे हैं, 9/12 मंथ ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने ऊपर ही एडजस्ट कर दिया है, तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। तो या तो ऊपर एडजस्ट कर दो या फॉर्मूला वाला यूज करके अपने आप एडजस्ट करवा लो, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए, प्रिंसिपल हमें पता है कितना, 6000 है ना। यस सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस 4 अपॉन 100, ठीक है। और n की जगह पे आप कितना लिखोगे, 3 लिखोगे। चलिए अब यहां पे अगर आप देखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6000, एलसीएम लेने के बाद आएगा ऊपर 104 अपॉन 100, ठीक है, इंटू 104 अपॉन 100। मैंने कैंसिल नहीं किया है अभी तक, 104 अपॉन 100। अब जितना मुझे कैंसिल होने का चांस मिलेगा उतना मैं कैंसिल कर दूंगा। तो भाई 3 जीरो तो यहीं कैंसिल हो गए, 1 2 3, ठीक है। इसके अलावा क्या बच गया सर, यहां पे 100 अगर हम कैंसिल करेंगे, 20 मल्टीप्लीकेशन हमें देखना पड़ेगा। या तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करके इंटू 6 करके डिवाइड बाय 1 2 3 जीरोस कर दो, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप जितना कैंसिल हो रहा है उतना कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 6 और 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो भाई ये हो जाएगा 6 और 10 कैंसिल, कितना सर, ये हो जाएगा यहां पे 3 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 जा, ठीक है। और इसके अलावा कितना सर, ये 100 और 104 कैंसिल होंगे, कितना 26 और 25। तो कैलकुलेशन कैसे करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके लिए 104 का क्यूब निकालना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप चाहें तो इन सबको ऐसे कैंसिल करने की जगह कुछ यूं कर सकते हैं कि भाई 6000 इंटू 104 इंटू अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100, ठीक है। इसको भी जब आप कैंसिल करेंगे हो जाएगा 26 26 26 और नीचे आ जाएगा 25 25 25। ये क्या हुआ सर, ऊपर वाला भी 4 से कैंसिल, नीचे वाला भी 4 से कैंसिल। तो इस तरीके से हम इसको पूरा कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, अभी तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखना है, ठीक है। तो इसमें से 6000 माइनस भी करना पड़ेगा, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इन तीनों का क्यूब निकालेंगे, नीचे वालों का क्यूब निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 6749 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 6749.2 मान लीजिए। चलिए माइनस करेंगे इसमें से हम 6000, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा सर, आंसर आएगा हमारा 749.2, ठीक है। ये कहां से आया सर, ये पूरा अमाउंट, इसमें से माइनस किया हमने कितना, प्रिंसिपल, तो हमारा आंसर आया 749.2। मल्टीप्लीकेशन तो अपन को करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहें तो 25 और 6000 को कैंसिल करके अपना काम आसान बना सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह करते हैं कि हमारा आंसर मैच कर दें। उनके हिसाब से भी आंसर आया है ऑप्शन सी, दैट इज 749.2, वही हमने भी निकाला था मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। हाँ, एक सजेशन, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, भले ही एनटीएससी में आ रहा है, तो कृपया करके इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें, ठीक है। उसके पहले बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर लें ताकि आपका समय बच जाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें।
अन्यथा आपका समय वेस्ट हो सकता है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा 42nd क्वेश्चन। क्या बोल रहा है हमसे कि अ सम ऑफ 8,000 रुपीज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, किस पे किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, डबल्स इन 5 ईयर्स, ठीक है, डबल्स इन 5 ईयर्स। क्या बोल रहा है आपसे कि एक अमाउंट है 8,000 रुपए, ठीक है, वो डबल कब हो जाता है, 5 साल में, मतलब ठीक है आपका प्रिंसिपल था 8,000, अमाउंट कितना हो जाएगा सर, अमाउंट हो जाएगा 16,000। यदि आपका टाइम है 5 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें अभी तक नहीं दिया है, तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहीं से पता लगाएंगे इतनी जानकारी के हिसाब से। चलिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है भाई 16,000, ठीक है, इज इक्वल टू 8,000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, होल पावर 5, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 16 और 8,000 डिवाइड होके केवल 2 बचेगा, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल्स टू होल पावर 5। अब यहां पे आप देखें तो इसके आगे कुछ करने का ज्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है, तो इसको हम यहीं छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। हम फोकस करते हैं हमारे क्वेश्चन के अगले पार्ट पे, जो क्या बोल रहा है, 20 साल बाद की कहानी पूछ रहा है। तो यहां तक हमें जितनी पहले स्टेटमेंट से कहानी पता चली हमने उतना लिख लिया। अब दूसरे स्टेटमेंट से कहानी का पता करते हैं, भाई 20 साल बाद क्या हो जाएगा, आपको बताना है अमाउंट कितना हो जाएगा। तो सर प्रिंसिपल तो वही है, कितना, 8,000, ठीक है, टाइम कितना है आपको याद है क्या सर, टाइम हो रहा है अभी 8:15। अरे मेरे भाई टाइम मतलब इधर क्वेश्चन का टाइम, तुम्हारे घड़ी में टाइम थोड़ी पूछ रहा हूं, ठीक है। चलिए टाइम हो जाएगा 20 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता है, उसके बारे में कुछ जानकारी पता है यहां पे जो कि हम यूज करेंगे, ठीक है, और अमाउंट आपको निकालना है। चलिए जितना पता है उतना हम लिख लेते हैं भाई, अमाउंट इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8,000, ठीक है, यहां पे आपको मिलेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर 20। अब देखो यहां पे है 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर 5, वहां पे है होल पावर 20। अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए, मैं आसानी से उस वैल्यू को 8,000 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकता हूं। जी हां सर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 8,000 इंटू ये 1 प्लस आर अपॉन 100 को मैंने लिखा होल पावर 5। सर लेकिन पावर तो 20 है, आपने 20 को 5 कैसे कर दिया, मैंने 20 को 5 ऐसे किया कि मैंने 20 और 5 को डाल दिया अलग अलग ब्रैकेट्स में, मतलब 5 रख दिया अंदर एंड 4 रख दिया बाहर। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब जब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे 5 4 जा हो तो 20 ही जाएगा। तो और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पे पावर 5 और यहां पे भी पावर 5 है, तो उनको मैच करने के लिए मैंने वो 20 को थोड़ा सा ट्रिक यूज करके तोड़ मड़ोड़ के से ब्रेक किया कि भाई 5 इंटू 4 लिख दो। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,000 इंटू ये जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, ये 2 के बराबर है, तो इंटू 2 होल पावर 4, बिकॉज बाहर की पावर 4 अभी भी है, जो अंदर की पावर 5 है वो एडजस्ट हुई है, वो डाइजेस्ट हो गई, बाहर की पावर 4 अभी भी है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई 2 पावर 4 कितना होता है, हम सबको पता है 2 पावर 4 होता है 16। अब 16 8 जा करोगे तो आएगा 128 और साथ में 3 0, मतलब 1,28,000, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। क्या आपको ये समझ में आया? तो क्या आपने एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला? नहीं सर, वो निकालना शायद मुश्किल होता, इसलिए हमने क्या किया, जितनी जानकारी थी उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करते हुए आसानी से कम कैलकुलेशन में पूरा उत्तर निकाल दिया है। वेरी गुड। चलिए यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी, एक कितना, 1,28,000 जो हमने मार्क किया था। हरे रंग से हमारे चेहरे पे मुस्कान। हम करेंगे अगले प्रश्न की ओर रुख। सवाल क्रमांक 43, अजय लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी टू भानु एट 12% पर आना, मतलब अजय ने भानु को पैसे दिए, कितने ब्याज पे, 12% पे। भाई अजय ने भानु की हेल्प की, उसके लिए धन्यवाद, परंतु किंतु 12% ब्याज भी ले रहा है, जो कि गलत बात है, 12 नहीं लेना चाहिए, थोड़ा कम लेते तो अच्छी बात होती। चलिए तो आपको दिया है भाई सम दिया है क्या? नहीं सर, प्रिंसिपल हमें नहीं ज्ञात है, हमें इंटरेस्ट भी ज्ञात नहीं है, हमें केवल ये ज्ञात है कि भाई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और हम आगे पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा भाई टाइम कितना है, तो टाइम है 3 साल। चलिए अब इसके बाद जो सेकेंड सेंटेंस है वो हमारे काम का है काफी। वो बोल रहा है कि भाई जितना इंटरेस्ट मिला और
सम के बीच में जब आप कंपेयर करेंगे तो इंटरेस्ट कम है सम से बाय व्हाट अमाउंट 5760। जो इंटरेस्ट है वो सम से कितना कम है 5760 रुपीस कम है, अर्थात प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जब माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 5760। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। प्रिंसिपल है आपका P, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है भाई P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 5760। चलिए जब यहां पे आप P कॉमन लेंगे आपको मिलेगा 1 माइनस, क्योंकि P दोनों से कॉमन लिया 12 3 36 अपॉन 100, ऐसा ही कुछ होगा। यस सर, इज इक्वल टू 5760। क्या आपको कोई दिक्कत? क्या किया आपने सर? दोनों में से P कॉमन लिया तो यहां अकेला P था इसलिए 1, यहां पे 12 इंटू 3 हो गया। अब आप लेंगे LCM तो यहां आपको मिलेगा 100 माइनस 36 होल अपॉन 100 इज इक्वल टू 5760। ठीक है, नाउ क्या करेंगे आप? अब ये करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा P इंटू 64 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5760। P की वैल्यू हो जाएगी 5760 इंटू 100 होल अपॉन 64। अब यहाँ पे 64 और 576 में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, उनको कैंसिल हम कर सकते हैं शायद। ठीक है, और जब आप इनको कैंसिल करेंगे आई थिंक 64 8 जा होता है 576, एक बार चेक कर लो। 64 इंटू 8, 8 4 जा 32, 2 यहाँ नहीं 3 ऊपर, 6 8 जा 48 और 3 हो जाएगा 512। फिर करोगे 64 तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 576 आ गया। कितने जा? 64 9 जा होता है 576, 64 9 जा इज 576 तो 90। P का वैल्यू आना चाहिए 9000। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, 9000 है, ऑप्शन डी हमारे पास। इसको हम करेंगे चिन्हित, गोला करेंगे हम मार्क यहाँ पे, और कंप्यूटर जी से पूछेंगे क्या हमारा जवाब ठीक है। कंप्यूटर जी ने भी कहा जी हाँ बिल्कुल 9000 आपका सही उत्तर है। इसी के साथ क्या होगी? स्क्रीन होगी क्लियर, और मूव करेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 44 क्या बोल रहा है आपसे? अ सर्टेन अमाउंट वाज डिपॉजिटेड फॉर 4 years 3 months at 3% सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंटेड टू 5412। क्या बोल रहा है आपसे कि भाई प्रिंसिपल है आपका x, ठीक है, इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, रेट है आपका 3% और समय कितना है सर? टाइम है 4 years और 3 months। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा सर? 4 साल हो गए 48 इन टर्म्स ऑफ मंथ, और 3 48 प्लस 3 हो जाएगा 51 होल डिवाइड बाय 12। ये क्या हो गया? आपने ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करके आपके टाइम को लिखा है भाई 51 महीने। तो 51 महीने मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा डिवाइड बाय 12, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% पर एनम होगा। चलिए, और कितना हो रहा है अमाउंट? अमाउंट हो रहा है 5412। अमाउंट निकालते कैसे हैं सर? अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से। ठीक है, तो भाई 5412 जो है प्रिंसिपल हो जाएगा x प्लस x इंटू रेट कितना है 3, टाइम कितना है 51 अपॉन 12 है, और नीचे है अपॉन 100। चलिए, अब ये जो 12 है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 4 जा। ठीक है, कितना मिलेगा आपको सर? यहाँ पे हमें मिलेगा 5412 इज इक्वल टू x प्लस यहां हो जाएगा 51x अपॉन 400। ये कैसे आया सर? ये 4 जो यहां पे डिनोमिनेटर में था वो नीचे आ जाएगा और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में ऐसे ही होता है, नीचे वाले के पास डिनोमिनेटर पहुंच जाता है। चलिए, एलसीएम लेंगे आप तो आपको कितना मिलेगा सर? एलसीएम लेंगे यदि हम तो हमें मिलेगा 5412 इज इक्वल्स टू एंड अमाउंट। ठीक है, चलिए हाँ, तो 5412 इज इक्वल टू कितना सर? ये हो जाएगा 400x प्लस 51x अपॉन 400। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5412 इज इक्वल्स टू 451x अपॉन 400। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे आपका कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए सर? 5412 इंटू 400 होल डिवाइड बाय 451 शुड बी द वैल्यू ऑफ x। अब यहां पे आप देखेंगे यदि तो ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं क्या? 5 4 9 10 नहीं, 451 के टेबल में 5412 आएगा क्या? देखो जरा,
सर 451 के टेबल में 5412 मुश्किल है वैसे तो, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 0 यहाँ 4 ऊपर, 8 4 जा 32, 32 इंटू 4 करो कितना आएगा सर? नहीं सर, इंटू 12 करके देखते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, इंटू 12 करते हैं 451 में, तो इंटू 12 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 कैरी 4 2 जा 8 1 9, और ये हो जाएगा 451। तो 2 1 9 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 4 1 5। जी हाँ बिल्कुल, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। वैसे ऑनेस्टली बताओ मैंने कैसे लगाया अंदाजा, देखो लास्ट में आ रहा है 2, ठीक है, 451 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आएगा 2, वरना 12 मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आएगा 2, ठीक है। 12 4 हो जाएगा कितना 48, तो 4800 होना चाहिए आपका आंसर, कितना 4800। फिर से कैलकुलेशन में लॉजिक, आपको लास्ट में 2 चाहिए, तो लास्ट में 2 वाले या तो स्वयं होगा 451 इंटू 2, या फिर 451 इंटू 12 करोगे तब भी आएगा लास्ट में 2, ठीक है। उस तरीके से मैंने डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई किया और अपना सॉल्यूशन निकाला। 4800 हमारा आंसर होना चाहिए किस चीज का, अमाउंट का, सॉरी प्रिंसिपल का, जहां से पूरा सिलसिला स्टार्ट हुआ है। कंप्यूटर जी एक बार आंसर वेरीफाई कर देंगे, ऑप्शन ए सही है, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। क्या करेंगे हम सर, स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 45 क्वेश्चन है हमारा, संजय नीड्स टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹80, ठीक है। आदरणीय संजय जी हैं, उनको क्या चाहिए, उनको हर महीने 80 रुपए का मंथली इंटरेस्ट लेना है, चाहिए, अर्न करना है, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट इज 15%, ठीक है, बट इट इज पेड एवरी मंथ, 15% पर एनम और हर महीने मिलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिज इन्वेस्टमेंट, इनमें से कौन सा उनका इन्वेस्टमेंट है जिस पर उसे उन्हें 80% मिलेगा, सॉरी 80 रुपये मिलेगा क्या, इंटरेस्ट। चलिए यहां पे हम कहानी देखते हैं। तो भाई आपका इंटरेस्ट है कितना 80, ठीक है। उसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, रेट है हमारा 15%, ठीक है। लेकिन बट इट इज पेड एवरी मंथ, हर महीने पे किया जा रहा है, ठीक है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट हो गया 80, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया P, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 15%, ठीक है, और आपको हर महीने मिल रहा है, ठीक है। तो एक महीने का मान लेते हैं चलिए, और यहां पे आपका टाइम कितना हो जाएगा सर, इंटू 100 अपॉन डिवाइड बाय 12 होगा सर। ये क्यों, क्योंकि देखो रेट है 15% पूरे साल का, आप ले रहे हो एक महीने का, डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा ना इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको 12 से डिवाइड करके एडजस्ट करना पड़ेगा हर एक साल के लिए, हर एक महीने के लिए, माफ कीजिए, क्योंकि वो 15% किसका है, पूरे साल का है। तो इसलिए डिवाइड बाय 12 करके हम उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, हर एक महीने के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो भाई कितने जा सर, ये हो जाएगा 3 5 जा, ये हो जाएगा 3 4 जा, यहाँ पे 5 1 जा, यहाँ पे 5 2 जा, कितना आपके पास सर 80 इक्वल्स टू P, यहाँ पे 4 2 जा हो जाएगा 8। अब जब आप P निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 80 इंटू 80 कर देंगे, जो कि हो जाएगा 8 8 जा 60, कितना करोगे 82 इंटू 80 सर, 8 8 जा 64, 6400 होना चाहिए हमारा यहाँ पे सम। जो मेन चीज थी यहाँ पे वो ये थे कि आपका इंटरेस्ट तो 15% पर एनम है, ठीक है, और आपको दिया था एक महीने का इंटरेस्ट कितना 80, इसलिए टाइम हुआ एक महीना, परंतु किंतु आपके इंटरेस्ट को जो कि पर एनम था अर्थात पूरे साल का था, उसको डिवाइड बाय 12 करके एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि हमने यहां पे किया। तो पूरे सवाल की एक ही मंशा थी, ये पता लगाना कि आपको ये ज्ञात है कि नहीं कि इंटरेस्ट को एडजस्ट करना पड़ता है महीने या फिर क्वार्टर के हिसाब से। अगर क्वार्टरली होता तो डिवाइड बाय 4 करते, मंथली है इसलिए डिवाइड बाय 12 किया, ठीक है। एक बार कंप्यूटर जी से चेक करते हैं, उनका जवाब क्या आ रहा है, ऑप्शन सी 6400 सही है, मतलब हमने सवाल को सही सॉल्व किया है। और जहां तक मुझे ज्ञात है यहाँ पे हमारा ये वाला जो लेवल 1 क्वेश्चन है वो होते हैं खत्म। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने के और ज्ञान अर्जित करने के मौके अब बढ़ गए हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे हमने अलग से एनटीएससी का भी एक कॉलम बना दिया है। जैसे ही आप आपकी वेबसाइट पे जाके एनटीएससी के कॉलम पे क्लिक करते हैं, वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट जो भी एनटीएससी में हम पढ़ा रहे हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप बिना किसी कठिनाई के। आपको बस करना क्या है, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, आपको चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हर एक चैप्टर में जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं
उन सब की लिस्ट होगी। आपको जो लेक्चर देखना है उसके ड्यूरेशन के हिसाब से प्लानिंग करके जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, बस एक वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करके। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपके सेशन खुल जाते हैं जहां पे आप आसानी से उन्हें पढ़ सकते हैं बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी स्पीड ब्रेकर के, इन द फॉर्म ऑफ एड या डिस्ट्रैक्शंस। केवल और केवल पढ़ाई पे यहाँ पे पूरा फोकस रहेगा। इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे सेशन के एंड पे। इस सेशन के साथ आपको डीपीक्यू मिलेगी, वो बोलने की बात नहीं है, कृपया डीपीक्यू सॉल्व कर ले। इस सेशन में हमने क्या देखा, तो हमने एनटीएससी के सैट पार्ट के स्टेज 1 की तैयारी है जो हमारी वो चल रही है, और अभी हम कर रहे हैं हमारा सेकंड टॉपिक जिसका नाम है बेसिक ऑपरेशंस ऑन अर्थमेटिक। काफी किताबों में ये टॉपिक किस नाम से आता है भाई, कमर्शियल मैथमेटिक्स के नाम से आता है। तो जहां भी आप जो भी किताब सॉल्व कर रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड यस, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करना है, डीपीक्यू सॉल्व भी करनी है, एंड यस अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपना ख्याल रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।